नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हम लोग अपनी पैनी नजर बनाए हुए और हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार जो बिहार में जो इस प्रकार की चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं उस पर अपनी विशेष टिप्पणी करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। जो खबरें हैं वहां से आ रही हैं छनकर हमारे पास। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष वत्स, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताएं क्या क्या चीजें हैं आज सोशल मीडिया पर चर्चा में। सोशल मीडिया पे तो अभी बेसिकली चिराग पासवान के कुछ छाए हुए हैं। इसके अलावा तुलसी यादव ने भी नीतीश कुमार पे बहुत बड़ा हमला बोला है। रोजगार और कि पिछले 15 सालों में इनके बजट का हिसाब उन्होंने मांगा है। इसके अलावा बिहार के भाजपा के स्टार प्रचारकों की कोरोना पॉजिटिव होने की भी खबरें सोशल मीडिया पे छाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले सुशील मोदी ने कहा था कि सुशील मोदी की एक सभा में भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने कहा था कि कोरोना तो भाग गया, भीड़ को देखकर ऐसा लगता है। अब सुशील कुमार मोदी खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो लग रहा है जैसे कोरोना भागकर उनके पास चला रहा है। इसके अलावा मंगल पांडे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजीव प्रसाद रूडी और शाहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो बिहार भाजपा के बड़े बड़े स्टार प्रचारक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके अलावा बिहार इलेक्शन के बारे में जो चर्चा उसमें नीतीश कुमार की सभा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे, इसकी भी चर्चा है। अभी भाजपा बिहार में अपना घोषणा पत्र लागू किया है, उसकी चर्चा भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल मनीष जी। द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि कोरोना का जो संक्रमण है वह फैला हुआ है देश में भी और राज्य में भी, और हम लोग इस बात का आकलन लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ऐसे समय में जिस प्रकार से फिजिकल रैली शुरू हुई है इस पर हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी और हमारा मानना था कि ये फिजिकल रैलीज अगर ना हो तो अच्छा है। और प्रधानमंत्री जो पीछे अपने भाषण में आए थे, अभी जो उन्होंने संबोधन किया था राष्ट्र के नाम, उसमें भी उसके प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। और जिस प्रकार से एनडीए के जो प्रमुख, भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं जो कोरोना के चक्कर में आ गए हैं और पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे समय में प्राइम मिनिस्टर की रैली होने वाली है कल से, तो वो कितने सुरक्षित रहेंगे, उनकी सुरक्षा का क्या प्रश्न होगा, और क्या अभी भी एक बार राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि इस तरीके की रैलियां करी जाए या उनको बंद कर दिया जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिससे मोदी जी ने पूरी चिंता जताई थी, मोदी जी ने अपने भाषण में पूरी चिंता जताई कोरोना की सेकंड वेव को लेकर। जिस तरह से कोरोना की सेकंड वेव आने की बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है, देखिए मुद्दा बड़ा गंभीर है और शायद नेता लोग इसको गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि शायद सत्ता की दौड़ में वो कोरोना की गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुशील मोदी हों, राजू प्रताप रूडी हों, या भी बिहार के मंत्री हैं मंगल पांडे वो हों, ये सारे लोग क्वारंटीन हो गए हैं और शाहनवाज हुसैन क्वारंटीन किए गए हैं, उनको सबको कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये वाकई बड़ा चिंता की बात है, बड़ा गंभीर विषय है जिसके ऊपर की सबको आज की तारीख में सोचना भी चाहिए। और जैसा हम लोग ने कल इसमें चर्चा भी किया था कि अगर हम लोग पिछले 2014 के आसपास के चुनाव को देखें, जैसे कि हमने इसके पहले चर्चा में कहा भी था कि 2014 के चुनाव में जिस तरह से डिजिटल माध्यमों का पूरा उपयोग किया गया था, आज 2020 में वाकई उसकी जरूरत है कि उस तरह के माध्यमों का पूरा उपयोग किया जाए, उन संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए। 2014 से 2020 तक हम काफी आगे बढ़ गए डिजिटल क्रांति के दौर में। आज हमारे पास काफी ज्यादा साधन है जिनको लेकर हम काफी बढ़िया डिजिटल प्रचार भी कर सकते हैं और कोरोना से जनता को बचा भी सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, शायद लोग उसकी गंभीरता समझ नहीं रहे, और प्रधानमंत्री जी की चिंता वाजिब है। लेकिन देखना ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, कल जब उनकी पहली सभा होगी सासाराम में, तो वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जाएगा, ये सारा दारोमदार इस पर है कि इसको देखना बड़ा जरूरी है। तो जी बिल्कुल। रवि जी, वादों का दौर शुरू हो गया है। इलेक्शन मैनिफेस्टोस तमाम दलों ने अपने अपने रिलीज करने शुरू कर दिए हैं।
कुछ लोग 10 लाख नौकरियां तुरंत दिलाने का वादा कर रहे हैं, ऐसे मैनिफेस्टो है। उसमें आज भाजपा ने भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएगा? अतुल जी, ये कहना पूरी तरह से बहुत मुश्किल है कि कोई भी पार्टी जो वादे करती है चुनावी समय में उनके प्रति जनता पूरी तरह आश्वस्त रहती है या नहीं रहती है। और देखिए, जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र या कोई और नाम भी दे लें, मीडिया में भी उसको जो हेडलाइंस बनती हैं वो यही बनती हैं कि जनता को फला पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करके वादों के लॉलीपॉप। तो ये तो गंभीरता पूरी तरह से, एक तरह से संकल्प पत्रों की और चुनावी घोषणा पत्रों की खत्म सी होती जा रही है। लेकिन एक रस्म है, एक हर बार जब भी चुनाव होता है सारी पार्टियां जनता से वादे अपने सामने रखती है। तो इसी क्रम में बीजेपी का जो संकल्प पत्र आज पटना में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मौजूदगी में जारी किया गया, उसमें जाहिर है कि आरजेडी का संकल्प पत्र पहले आ चुका है, लोक जनशक्ति पार्टी का पहले आ चुका है, कांग्रेस का पहले आ चुका है और उसके बाद बीजेपी ने जारी किया है। तो कुछ सावधानियां और जो दूसरी पार्टियों के वादे हैं उनका भी ध्यान रखते हुए ये संकल्प पत्र तैयार किया गया होगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा है आरजेडी की सरकार अगर बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में वे 10 लाख नौकरियों पर साइन करेंगे, 10 लाख नौकरियां बिहार के युवाओं को देने का फरमान जारी करेंगे। तो उसके जवाब में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वे अगर सत्ता में आते हैं तो 19 लाख रोजगार का सृजन करेंगे वहां पर। वो सरकारी नौकरियां नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां देना वाकई बहुत मुश्किल सा काम है। और यही वजह है कि आरजेडी के घोषणा पत्र में जैसे ही 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा एक बयान जारी किया कि वे पैसे कहां से लाएंगे तनख्वाह देने के लिए, क्या जेल से लाएंगे या कैसे करेंगे। उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है सरकार पर। आता है, लेकिन रोजगार सृजन की अगर कोई पार्टी बात करती है तो वो अगर जमीनी हकीकत पर उसे थोड़ी सचेत होकर के योजनाबद्ध तरीके से अगर उतारने का प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल संभव है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 बिंदुओं पर फोकस किया गया है मुख्यतः, और जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, उन सबको एड्रेस करने की प्रयास किया गया है। दरभंगा में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया गया है। इसके अलावा 3 लाख शिक्षकों की भर्ती की बात भी कही गई है। 2022 तक 30 लाख लोगों को, गरीब लोगों को पक्के मकान देने का वादा किया गया है। और भी इस तरह के जो बहुत सारे जो वादे हैं उस दिशा में केंद्र सरकार भी काफी आगे बढ़ी है। चाहे वो सौभाग्य योजना के तहत बिजली का मामला हो, हर घर नल का योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो उसी कड़ी में अगर बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें, संकल्प पत्र को देखें, तो कह सकते हैं कि लोक लुभावन वादे बीजेपी ने किए हैं। अब जनता कितना उन वादों को समझती है, उन वादों को कितना सकारात्मक तौर पर लेती है और ये वादे जनता से कितने वोट खींच लेते हैं, ये देखने वाली बात हो। जी बिल्कुल रवि जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को भी ये मांग करनी चाहिए और एक ये परिपाटी स्थापित होनी चाहिए कि जो सत्ता दल हो वो अपने पुराने चुनावी घोषणा पत्र में उसने क्या क्या वादे किए थे और उसने अब नए क्या वादे किए और उन वादों को, जो पुराने वादे थे, उनको कितना पूरा किया है या नहीं किया है, इसकी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। और उसको जनता को भी मांग करनी चाहिए कि पुराना चुनावी घोषणा पत्र उठाओ, दिखाओ उसमें से क्या क्या पूरा किया, फिर तुम्हारी नई बात पे भरोसा करेंगे। ऐसा एक अगर रहे तो शायद एक स्वस्थ और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो। द्विवेदी जी, वादे हैं, वादों का क्या? रवि जी ने स्पष्ट किया कि भाई अब इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कुल मिलाकर अब क्योंकि चुनाव प्रचार जोरों पर है और लगातार नेता अब मैदान में भी उतर गए हैं, रैलियां भी हो रही हैं, रोड शोज भी शुरू हो गए हैं और कल से प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचेंगे। आप बताइए कि पहले चरण में आपका क्या विश्लेषण कहता है कि किस प्रकार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है अभी तक का जो चुनाव प्रचार है? ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये कल जब प्रधानमंत्री अपनी रैलियां शुरू करेंगे वहां पे
सासाराम से अपनी रैली शुरू कर रहे हैं। और ये भोजपुरी बेल्ट है जहाँ पे कि जिस बेल्ट में योगी आदित्यनाथ अभी रैलियां करके लौटे हैं, कि तरह से कहा जाए समा बांध के लौटे हैं प्रधानमंत्री की रैली के लिए। लेकिन देख, किसी भी नेता के पास बड़ा लिमिटेड स्कोप है आज की तारीख में। उस तरह से ना वो जनता के बीच में जा सकता है, ना उतना खुल के रैली कर सकता है। और प्रधानमंत्री के ऊपर तो नैतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी सभा में ज्यादा भीड़ ना जुटने दें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करवाएं। तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी भी हो, कितना अपनी बात को कैसे पहुंचा पाते हैं जनता तक, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ जो आप पहले चरण की जो 71 सीटें अगर उनकी हम बात करें, तो अभी जो माहौल है बिहार के अंदर, उसमें कोई एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो महागठबंधन है वो कई महत्वपूर्ण सीटों पर उसको नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। और सीटों को लेकर अभी घोषणा करना बड़ी जल्दबाजी होगी, अभी हम कोई अनुमान लगाएं ये बड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। थोड़ा सा और रुकते हैं, 28 तारीख को पहले चरण का मतदान है। इस बारे में हम लोग 26 को या 25 को बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग भी अनुमान लगा पाएंगे। हालांकि इधर जो जितने भी हमारे सर्वे आए हैं, जितने भी जो ओपिनियन पोल्स आए हैं, अगर उनके ऊपर नजर डाली जाए तो काफी राहत देने वाली बात है एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए काफी राहत देने वाली बात है। क्योंकि सभी ने अपने अपने ओपिनियन पोल में जो गठबंधन है इनका, एनडीए का गठबंधन है, उसको क्लियर कट मेजोरिटी दिखाई है। और सबसे लेटेस्ट जो लोकनीति और सीएसडीएस का जो पोल है, वो तो एनडीए गठबंधन को 133 से 143 सीट दे रहा है, मतलब कि क्लियर कट मेजोरिटी है, कोई चिंता की बात नहीं है। जबकि महागठबंधन को 88 से 98 मतलब 88 से 98 सीट तक दे रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊं अतुल जी, जो इसके अंदर है, कोई भी जो ओपिनियन पोल है, जो 3-4 ओपिनियन पोल अभी तक आए हैं, वो कोई भी एलजेपी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। मतलब एलजेपी कहीं पे भी किसी भी गठबंधन में 10 सीट के ऊपर नहीं जा रही है। ये बड़ा चौंकाने वाली बात होगी। जैसा हम लोग भी शुरुआत में हम लोग ने कहा था कि शायद चिराग उतना चमत्कार ना दिखा पाए जैसी वो उम्मीद करके चल रहे हैं, जिस तरह की बार्गेनिंग वो कर रहे हैं। शायद ये बात सही भी हो, क्योंकि देखिए सिंपैथी रखना अलग बात है और वोट में उसको तब्दील होना अलग बात हो जाती है। तो अभी जो ओपिनियन पोल है उसमें सबसे ज्यादा राहत की बात एनडीए को है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे शायद एलजेपी दे सकती है। महागठबंधन कुछ फायदे में जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी ये जो ओपिनियन पोल है, अभी थोड़ा सा हमने कहा जैसे थोड़ी देर पहले भी, थोड़ा सा रुक जाते हैं, 25-26 तारीख को बात करेंगे, तब ज्यादा बेहतर हम लोग भी अनुमान लगा पाएंगे अपने हिसाब से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, जो बात द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान अपनी चतुराई में मात खा रहे हैं। अगर ये स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ वो लड़ते और जो सीटें उन्हें दी जा रही थी, तो इससे शायद बेहतर स्थिति में होते और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और राज्य के परिप्रेक्ष्य में उनकी एक अच्छी स्थिति होती। कहीं वो नुकसान में तो नहीं रहेंगे? देखिए, स्पेकुलेशन, अनुमान तो कुछ भी हो सकता है। एक सिक्का जब उछलता है तो वो चित्त भी गिरता है, पट भी गिरता है। दोनों प्रोबेबिलिटीज जो है, गणित का एक शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगी। लेकिन कई बार ये भी संभव होता है कि जो सिक्का उछाला जाए वो ना तो चित्त गिरे ना पट गिरे, सीधा खड़ा हो जाए, या कहीं ऊपर किसी झाड़ी, ऊपर किसी पेड़ में फंस जाए या किसी छज्जे पे जाके गिर जाए। तो ये भी, इसकी भी एक प्रायिकता होती है। अब चिराग पासवान अपने रुख पर जिस तरह से अड़े हुए हैं, शुरू से अड़े हुए हैं, एकदम से कोई ऐसा नहीं है कि उनके रवैये में अचानक कोई परिवर्तन आया हो। जब से चुनावी सुगबुगाहट बिहार में शुरू हुई, तब से वो एक ही राग आलाप रहे हैं। और देखिए, याद कीजिए कि रामविलास जी अब नहीं है, लेकिन उनको मौसम विज्ञानी कहा जाता था और वे चिराग के पिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग का जो आग्रह है, जिसको बहुत सारे लोग दुराग्रह भी कह सकते हैं, तो चिराग का जो सियासी आग्रह फिलहाल इस विधानसभा चुनाव 2020 में है, उसे देख के ये लगता जरूर है कि रामविलास पासवान जी ने उनको कोई गुरु मंत्र जरूर दिया होगा। और रामविलास पासवान एक ऐसे नेता रहे हैं जो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री बन के काम करने का जिनका एक रिकॉर्ड है, एक तरह का अनोखा रिकॉर्ड है देश में।
तो अब प्रोबेबिलिटीज यानी प्रायिकता तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर सर्वे जो आ रहे हैं, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, अगर नतीजे उस हिसाब से ही रहते हैं एलजेपी के पक्ष में, तो फिर जाहिर है कि बिहार की सियासत में उन्हें बहुत ज्यादा एक संघर्षपूर्ण पारी एक खेलनी पड़ेगी अगले 5 साल में। और इसका एक मतलब बहुत सीधा सा ये भी है कि केंद्र की राजनीति में भी एलजेपी थोड़ी बहुत कमजोर होती हुई नजर आएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो राज्यसभा सीट उनके पिताजी के निधन की वजह से, चिराग के पिताजी रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई है, वो एलजेपी रिटेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। मनीष जी, आप क्योंकि बिहार में निरंतर बने हुए हैं, आप बताएं कि जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आरजेडी का भी एक जो है महागठबंधन का भी जो हम सोच रहे हैं कि जिस प्रकार के चुनावी सर्वे हैं उसमें ऐसा कोई बहुत भारी धराशायी होते हुए नहीं दिख रहे हैं, सुपड़ा साफ होता हुआ उनका नहीं दिख रहा है। और जिस स्थिति में उनको सर्वे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक शुरुआत है, अभी तो कैंपेन पहले चरण का ही चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जनता का मिजाज कैसा है? वो आरजेडी की बढ़त को बनाने की ठाने बैठी है क्या? नीतीश को सबक सिखाने की तैयारी है उसकी? जी, जहाँ तक आरजेडी की बात है, महागठबंधन की बात है, और नीतीश कुमार की जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और लोगों के बीच जब चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पलड़ा भारी नजर आता है। पिछले 15 सालों के काम की वजह को आप माने या फिर लालू राज और नीतीश राज की तुलना को आप माने, निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है, सड़कें बनी हैं। कभी बिहार में जिन सड़कों पे कभी जाने में मतलब 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करने में जहाँ पहले 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, वहाँ आज लोग आधा घंटा 45 मिनट में उस दूरी को तय कर रहे हैं। तो ये बदलाव लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठा हुआ है कि कहीं पुराना दौर वापस नहीं आ जाए। इसके अलावा जब आप अपराध की बात करें, जुर्म की बात करें, तो उसमें जो बदलाव आया है, जिस तरह से नरसंहार बिहार में होते थे, तो ये सब चीजें लोगों के जहन में है और लोग इन सब चीजों की चर्चा जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं राजद के मुकाबले नीतीश बेहतर है। यहीं पे राजद चाहकर भी राजद आगे नहीं बढ़ पा रही है। जहाँ तक सुपड़ा साफ होने की बात है, तो वो तो खैर मुश्किल है। कहीं ना कहीं 15 साल नीतीश कुमार ने शासन किया है, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जातिगत फैक्टर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मायने रखता है। इसके अलावा राजद ने कुछ परिवर्तन किए हैं, जैसे में लालू यादव, राबड़ी देवी के पोस्टर्स हटा दिए हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो लोग उनके प्रति थोड़ा सोच रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको ना खारिज कर रहे हैं, ना फिर उनको पूरी तरह से 100% उनके हाथ में लगाम देना चाहते हैं। जी जी, रवि जी कुछ कह रहे थे? हाँ अतुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये जो महागठबंधन के पक्ष में भी ठीक ठाक नंबर ओपिनियन पोल में जो आ रहा है, मुझे लगता है कि ये जो सैंपल हुआ होगा, ओपिनियन पोल करने वालों ने जो सैंपल सर्वे के किए होंगे, उसमें युवाओं को तरजीह दी गई होगी। और क्योंकि नीतीश के 15 साल बनाम 15 साल एनडीए चुनाव लड़ रहा है, तो जो युवा पीढ़ी है, जो जिसने लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं देखा, जिसने केवल और केवल नीतीश कुमार का शासनकाल देखा है, वो शायद 15 साल बनाम 15 साल के उस जो मुद्दा है उसको उतना करीब से महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि किस तरह से अपहरण एक उद्योग का दर्जा मिल गया था, किस तरह से नरसंहार जिनका जिक्र मनीष ने किया, जातीय स्वाभिमान की जो प्रतिक्रिया स्वरूप नरसंहार जो हो रहे थे, वो दरअसल युवा पीढ़ी ने केवल लोगों से सुने होंगी उनके बारे में जिक्र, अपने वरिष्ठों से, अपने परिवारीजनों से, लेकिन वो उन्होंने देखा नहीं है। उन्होंने नीतीश का शासनकाल ही 15 साल का देखा है। तो जाहिर है कि जो इनकम्बेंसी 15 साल की है, उस वजह से ये इनको गठबंधन आरजेडी को भी ठीक ठाक आंकड़ा ओपिनियन पोल्स में आ रहा है। जी बिल्कुल। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि
जब बिहार में परिवर्तन हुआ था और लालू पहली बार चुनाव जीते थे, तो शायद जनता ने उनको जितवाया था। और उसके बाद के चुनावों का जो इतिहास है उसमें हम लोग इस बात को भी ना भूलें कि जिस प्रकार से इलेक्शंस के समय अराजकता होती थी, जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती थी, कहीं ना कहीं गुंडई और जो बाहुबल का प्रयोग होता था, तो उसने भी लालू को दोबारा सत्ता में लाने में काफी मदद की। और हमने देखा कि जब नीतीश सत्ता में चुनकर वापिस पहली बार आए, तो उसके पहले का जो चुनाव हुआ, जो राव थे उन्होंने जो चुनाव कराया था उसमें जमकर कुटाई की थी और बूथ कैप्चरिंग और सब चीजों को रोका था। तो लालू बाहर हुए थे और ईवीएम जब से आई है तब से लालू वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अतुल जी यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाह रहा था। जो 15 साल बनाम 15 साल की जब बात होती है, एक और आंकड़ा है मेरे पास जो अभी ओपिनियन पोल जो सर्वे हुआ है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, उसमें 31% मतलब 31% लोगों ने नीतीश को माना है फर्स्ट नंबर पे, जबकि 27%, आप आंकड़ा देखिए, 31% और 27% बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 27% लोगों ने तेजस्वी को पसंद किया है, जबकि ये जानते हुए जो 15 साल बनाम 15 साल का चुनाव हो रहा है, लालू जी का राज कैसा था, नीतीश जी उनके तेजस्वी उनके बेटे हैं, तो ये 4% और 6% का जो आंकड़ा है ये बड़ा चौंकाने वाला भी है कि लोगों की पसंद तेजस्वी जरूर है। मैं इसको करते ये भी आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मानूंगा। दूसरी बात जो एक चर्चा हो रही थी लालू के राज को लेकर, लालू का राज गया क्यों, मैं इसमें एक नारे के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें लालू जी की सरकार बनी। वहां पे जब लालू जी ने अपनी सरकार बनी तो वहां पे नारा बड़ा फेमस हुआ था। लालू जी ने खुद ही कहा था किसी मंच से कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। ये जो अभिमान था, जो घमंड था, ये घमंड शायद लालू जी का टूट गया था कि ईवीएम आने के बाद से कभी लौट के नहीं आ पाए वो। और शायद वही एक कारण है कि लोगों ने उनके जो कार्यकाल को था बड़ा अभी भी याद किए हुए। हालांकि पीढ़ियां बदल गई हैं, पूरे 15 साल में पीढ़ी चेंज हो जाती है, इसलिए जो युवाओं की पसंद है वो 27 नंबर के साथ तेजस्वी दूसरे नंबर पर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लालू जी का राज देखा नहीं, उनके पापा ने, उनके चाचाओं ने जरूर देखा होगा, युवाओं ने नहीं देखा है, इसलिए शायद तेजस्वी उनके पसंद हो सकते हैं 27 नंबर पे 27% के साथ। मैं इतना ही कहना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, जिस प्रकार से जनता का जो फैसला है वो स्वीकार करना ही होता है। और कहीं ना कहीं हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आशान्वित रहते हैं, बी पॉजिटिव वाले हम लोग हैं, कि तेजस्वी शायद वो गलतियां ना करे जो उनके पिता ने और उनकी माता जी के राज में हुई। लेकिन फिर भी एक डर और एक भय तो बना ही रहता है कि 15 साल में जहां भी है लोगों का ये कहना है कि सड़कें बनी है, विकास हुआ है, नीतीश ने काम किया है। हालांकि उतना काम नहीं हुआ कि जितना होना चाहिए था। पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, इस 15 साल से पहले जिन लोगों का राज था उन लोगों ने लगभग 60-65 सालों में तो उतना भी काम नहीं किया जितना 15 सालों में बिहार में देखने को मिला। परिस्थितियां बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं, और हम एक अच्छे 2020, क्योंकि बुरा साल बीता है इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, राज्यों के लिए, और उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि साल जाते जाते कुछ ऐसा पॉजिटिव करके जाएगा जिसमें आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय है, वो देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा होगा। बिहार अपडेट में, बड़ी खबर में आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। SN द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय biharupdate@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा जो हमारा गूगल ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट का, उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही।